जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद स्लेट में। आज हम राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसका शपथ कौन दिलवाता है, इनके बारे में देखा था एवं इनसे संबंधित जो अनुच्छेद थे वो हमने देखे थे। तो आज हम देखेंगे राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। ठीक है, तो पहला जो अधिकार है वो है नियुक्ति संबंधी अधिकार। ठीक है, कि राष्ट्रपति किन किन लोगों की नियुक्ति कर सकता है या फिर किन किन लोगों की नियुक्ति करता है। तो पहला है भारत के प्रधानमंत्री। सीधे सीधे भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। आगे हम अभी अनुच्छेदों में देखेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, उसकी जो प्रक्रिया जो क्या है वो हम अभी आगे देखेंगे। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, भारत के महान्यायवादी। ठीक है, संघीय लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों की नियुक्ति, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, भारत के राजदूत तथा अन्य राजनयिकों की नियुक्ति, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्यों आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। इसके अलावा भी और बहुत से होते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं दूसरी जो है वो है विधायी शक्तियां। उसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। कैसे होता है कि संसद के पार्ट होते हैं तीन, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सबसे ऊपर होता है। ठीक, तो राष्ट्रपति क्या कार्य होते हैं कि संसद के सत्र को आहूत करने में, सत्रावसान करने में तथा लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार जो होते हैं वो राष्ट्रपति के पास ही होते हैं। संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति। तीसरा है संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। कोई अगर संसद अगर कोई विधेयक पारित करती है, जैसे कोई लोकसभा में कोई कानून बनता है, तो वो कानून तभी बनेगा जब राष्ट्रपति उस पर मोहर कर देगा। ठीक, संसद के कुछ विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनको पूर्व सहमति लेनी आवश्यक ही होती है। ठीक है, जैसे कि अभी 370 वाला जब विधेयक जो पास हुआ था, तो उसमें पहले राष्ट्रपति की ही पहले सहमति हुई थी, फिर इसके बाद में वो लोकसभा में आया था। ठीक, अब इसका अगला वाला है कि यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति है तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। यह अनुच्छेद हमारा 108 है। अभी हम आगे देखेंगे भी, फिर भी हम बता दे रहे हैं कि यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति है, जैसे मान लीजिए कोई विधेयक लोकसभा में आता है लेकिन राज्यसभा उसको कैंसिल वो कर देती है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कर लेता है, उसमें इलेक्शन हो जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि लोकसभा ही जीत जाती है क्योंकि उसकी मेजोरिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तीसरी है कि संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार। ठीक, इसमें क्या है कि वह कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद कर सकता है। याद रखिएगा 12 व्यक्तियों को, और कहां पर? राज्यसभा में, लोकसभा में नहीं करेगा। ठीक है, 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में किस आधार पर? कि वह कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता रखते हैं। ठीक, अगली देखते हैं सैनिक शक्ति। सैनिक शक्ति में क्या होता है कि सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में ही सन्निहित होती है। एक तरह से देखा जाए हमारा सेनापति राष्ट्रपति ही होता है। ठीक, किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है। ठीक है, इसमें इनकी भी विधि है, प्रक्रिया लिखी हुई है, उसी हिसाब से ये कार्य करते हैं। पांचवी है राजनीतिक शक्ति। इसमें देखते हैं क्या होता है, दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। ठीक है, किसी भी देश के साथ में कोई समझौता होता है या संधि होती है तो राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। आपने देखा होगा कि भारत अमेरिका के साथ में कुछ नीति समझौते हो रहे हैं, रूस के साथ में, जर्मनी के साथ में समझौते हो रहे हैं। भले ही मोदी जी जाते हैं, लेकिन जो समझौते होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे ही होते हैं। जो मोहर लगती है वो राष्ट्रपति की ही मोहर लगती है। ठीक है, राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है। अब देखिए, जैसे अगर भारत का राजदूत अगर अमेरिका में जाएगा तो उसकी जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होगी।
एवं भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है। अब बाहर से अगर कोई यूएई का राजनयिक अगर भारत आता है तो उनकी अगर नियुक्ति अगर भारत में हो गई है तो उनका अनुमोदन राष्ट्रपति ही करेगा। ठीक है, या अपने अधीनस्थों से करवाएंगे। मतलब ये नहीं होता कि राष्ट्रपति जैसे जो है राष्ट्रपति तो वही जाके करें, वो अपने अधीनस्थों से करवाएंगे, उनके अधीनस्थ काफी हैं। ठीक है, ये होता है। छठवां है हमारा क्षमादान की शक्ति, बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसमें क्या होता है कि मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही राष्ट्रपति क्षमादान करेंगे। ये नहीं है कि राष्ट्रपति खुद चाहे तो क्षमादान दे दें, वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद की मंत्रिमंडल जो होता है उसके परामर्श पर ही क्षमादान करेंगे। ठीक है, दया याचिका एक ही बार डाली जा सकती है, याद रखिएगा। दया याचिका, एक क्वेश्चन आ चुका है, दया याचिका एक ही बार डाली जा सकती है। अगर किसी को फांसी हुई है उसके खिलाफ अगर दया, उसके लिए अगर फांसी के खिलाफ अगर जाएंगे तो राष्ट्रपति होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने फांसी का ऐलान हो गया है सुप्रीम कोर्ट से, तो सिर्फ आखिरी ऑप्शन राष्ट्रपति से दया याचिका ही होती है। तो उसमें सिर्फ दया याचिका एक ही बार डाली जा सकती है, ये नहीं कि आप बार बार डालते रहें। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास में 5 प्रकार की शक्तियां होती हैं कि वो जैसे कोई किसी को अगर कानून में अगर दंड अगर मिला है तो वो 5 प्रकार से रोक सकता है। कैसे? क्षमा द्वारा। इसमें क्या होता है, पूर्णतः मुक्ति हो जाती है। अगर किसी को फांसी की सजा मिली है और अगर राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति देता है तो उसकी फांसी रोक दी जाएगी। ठीक है, इसके अगली प्रविलंबन। इसमें ये होता है कि जैसे मान लीजिए आज शाम को अगर फांसी होनी है और राष्ट्रपति ने ये जो शक्ति है इस शक्ति का अगर उपयोग कर लिया है तो आज शाम की फांसी रोक दी जाएगी। अगली डेट फाइनल होगी तब इसके बाद में फांसी दी जाएगी, लेकिन फांसी जरूर होगी। ठीक है, तीसरी है हमारी परिहार। इसमें क्या होता है, परिहार में क्या होता है, जैसे किसी को अगर 20 साल की सजा मिली है तो उसकी सजा को घटा के 10 साल कर देगा, 5 साल कर देगा, 15 साल कर देगा। ये उसके ऊपर जो एक तरह से डिपेंड करता है। ठीक है, चौथी हमारी लघुकरण। इसमें क्या होता है कि सजा का स्वरूप बदल जाता है। इसमें सजा का स्वरूप बदलने में क्या होता है, जैसे किसी को फांसी की सजा अगर मिली है तो वह उसकी जो एक तरह से उम्र कैद की सजा हो जाएगी या फिर 20 साल की सजा हो जाएगी, इस तरह से वह रोक सकता है। पांचवी है विराम। विराम में क्या होता है कि विशेष स्थिति में, जैसे किसी को मान लीजिए फांसी होनी है, सब मैं फांसी फांसी बता रहा हूँ क्योंकि सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि सजा आखिरी सजा फांसी होती है। तो उसमें क्या होता है कि विशेष स्थिति में हो गया, जैसे अब किसी को शाम को फांसी होनी ही है और उसकी बुखार आ गया या फिर कोई दिक्कत हो गई है, तो हो सकता है कि वो उस समय फांसी देने की स्थिति में वो ना हो, तो उसमें विशेष स्थिति में वो विराम की याचिका लगा सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी क्षमादान शक्तियां। अब साथ में देखते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इसका अनुच्छेद बहुत अच्छे से याद करिएगा, सिंपल सा है, 1 2 3 अध्यादेश जारी याद करने के लिए। इसमें क्या होता है कि संसद के स्थगन के समय, जब संसद न चल रही हो, स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। सीधे सीधे याद रखिए, 1 2 3 अध्यादेश जारी, 1 2 3 अध्यादेश जारी, अनुच्छेद 123, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। जब अगर संसद नहीं चल रही है और राष्ट्रपति कोई कानून बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है। याद रखिएगा, 6 सप्ताह तक, संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक। मान लीजिए जैसे आज अध्यादेश लगा, आज के 1 महीने बाद संसद का सत्र शुरू होता है, तो 1 महीने बाद से 6 सप्ताह है, आज से 6 सप्ताह नहीं, आज अगर अध्यादेश जारी हुआ उसके 1 महीने बाद संसद सत्र लगा तो संसद सत्र के 6 सप्ताह तक। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। आठवां है हमारा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। इसमें क्या होता है कि आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। ये हमने जब संविधान के भाग बताए थे तो उसमें हमने आपको बताया था ये। तो उस वीडियो की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है। स्वयं लागू नहीं कर सकता है राष्ट्रपति, वो उसे मंत्रिपरिषद के परामर्श की ही जरूरत होगी। तो पहला अनुच्छेद है, इसके अंतर्गत 3 अनुच्छेद आते हैं। आपातकालीन जो शक्तियां होती हैं
उसमें 3 अनुच्छेद कुछ खास हैं, वो हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 352, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपातकाल। ठीक है। अनुच्छेद 356, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपातकाल, जिसे हम लोग राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। सॉरी, किधर गया, मिल गया। अनुच्छेद 360, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, याद रखिए 360 मतलब वित्तीय आपातकाल। ठीक है। 9वां क्या बोल रहा है कि राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। देखिए, अगर जैसे कोई सार्वजनिक महत्व का अगर प्रश्न है तो वह उच्चतम न्यायालय से, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उससे परामर्श ले सकता है। किस अनुच्छेद 143 में ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन वह परामर्श माने या न माने, वो सिर्फ पूछ सकता है कि आप इस पे अपनी राय बताइए। वह मानने के लिए बाध्य नहीं है कि अगर आपने ये बताया तो हम वही करें। हाँ, पूछ सकता है कि आप अपनी राय बताइए। 10वां है राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। वीटो पावर बहुत सुना होगा। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति देता है। ठीक है। जब अगर संसद द्वारा कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनेगा जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति देगा, क्योंकि राष्ट्रपति तो सबसे ऊपर है, बताया था। लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर जिक्र से राष्ट्रपति। जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई विधेयक लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में भी पास हो गया, तो फिर जाता है वो राष्ट्रपति के पास में। तो उसके पास में 3 ऑप्शन होते हैं राष्ट्रपति के पास में। वो क्या होते हैं कि वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, नॉर्मली ऐसा ही होता है। दूसरा है, विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है, मतलब उसने स्वीकृति तो अपनी वो कर दी कि हाँ हम इस पे ठीक है, लेकिन स्वीकृति देके उसको अपने पास ही रख लिया, उसको लोकसभा वापस या राज्यसभा वापस भिजवाया ही नहीं। ठीक है। अब तीसरा है कि वह विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, धन विधेयक को छोड़कर। अब ये धन विधेयक हम आगे बताएंगे। तो धन विधेयक को छोड़कर संसद को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। अब जब पुनर्विचार के लिए लौटाता है तब होता क्या है कि मान लीजिए लोकसभा ने बिल अपने विधेयक बनाया, तो उसने राज्यसभा को दिया, राज्यसभा ने मान लिया, पास कर लिया, फिर वो राष्ट्रपति को दिया। अब राष्ट्रपति अगर पुनर्विचार हेतु लौटाता है तो जहां बताएगा कि आपकी इस विधेयक में यह गलती है, इसको आप सही करिए। और अगर लोकसभा उस गलती को सही करके दोबारा भेजता है तो राष्ट्रपति को साइन करना पड़ेगा, राष्ट्रपति को विधेयक मानना पड़ेगा, ये जरूरी होता है। ठीक है। और धन विधेयक को छोड़कर इसलिए क्योंकि अभी हमने पीछे देखा था विधायी शक्तियों में कि कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनको पास करने के पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है, तो वह वैसा ही विधेयक है धन विधेयक। इसमें पहले ही राष्ट्रपति की सहमति हो जाती है, तो जब पहली सहमति हो जाएगी तो पुनर्विचार हेतु राष्ट्रपति लौटा ही नहीं सकता। ठीक है। तो ये थे हमारे राष्ट्रपति के कार्य एवं कर्तव्य, अधिकार एवं जो कर्तव्य थे। अगले जो कल वीडियो आएगा हम उसमें राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति का वेतन और राष्ट्रपति का पद त्याग से संबंधित जो भी कानून है हम उनको अच्छे से देखेंगे। ठीक है। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए और